नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 को कवर करेंगे और इसमें पहले ही हम 6 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 को 20 वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस किया जा चुका है और ये सभी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर दिए जा चुके हैं, तो देन आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर 1 को भी 20 वीडियोस के माध्यम से कवर किया जाएगा और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब के प्रति भी सेम रणनीति अपनाई गई है। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस और आंसर राइटिंग सेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत डिटेलिंग के लिए जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 का कुछ भाग हमने अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है, देन वो आप वहां से प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जीएस पेपर 1 में नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस का जो रोल है, जो भूमिका है, उसको 1920 के दशक से लेकर के और 1930 के दशक के बीच में किस तरीके से विश्लेषण किया जाए। तो देन कांग्रेस, जिसको आप इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसका एक पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन आज हम समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने किस प्रकार कांग्रेस की संपूर्ण विचारधारा और कार्यप्रणाली को व्यापक रूप में प्रभावित किया। और देन द्वितीय विश्व युद्ध, नाइनटीन 39 टू 1945 काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन से डायमेंशंस आपको इसमें कवर करने हैं। टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं कुछ विशेष सेक्शन को फोकस करूंगा जो आईएएस मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी कर ली है, तो उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सके कि हमें इस एंगल से भी इन घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो एक तो आपको ये पढ़ना है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, राजनीतिक घटनाओं पर किस रूप में दिखाई देता है। दूसरा, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी नई विचारधारा, सोच और कार्यप्रणाली का आरंभ होता है और फिर 1930 के दशक में इसमें किस प्रकार के नए परिवर्तन हमें और दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक प्रणाली पर किस रूप में दिखाई देता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन किया था कांग्रेस ने और कांग्रेस के सभी लीडर्स ने। तो गांधी जी ने और तिलक साहब जब जेल से छूट करके आ गए, तो दोनों ने भारत के युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और उसके पीछे कारण ये था कि आज इस युद्ध को जीतने के बाद इंग्लैंड की सरकार भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करेगी, भारत में स्वशासन और स्वराज की दिशा में कार्य किया जाएगा। देन प्रथम विश्व युद्ध में पूरा सहयोग था इंग्लैंड को भारत का। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया
तो उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इस प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। केवल होम रूल आंदोलन को संतुष्ट करने के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा के माध्यम से भारत में 1919 का कानून बनाया गया, परिषदों का विस्तार हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसमें शामिल की गई। लेकिन इस कानून ने भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। तो देन आपको इस टॉपिक को यहां से लिंक करना है, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद ये सभी घटनाएं। तो देन इस युद्ध के बाद जब गांधी जी ने और कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और सिविल अधिकारों की मांग की, तो अंग्रेजी सरकार का दृष्टिकोण इस समय प्रतिक्रियावादी बना हुआ था। सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीयों को जो हमने आश्वासन दिया था उसे अभी पूरा किया जाए। उसके पीछे सरकार की अपनी साम्राज्यवादी सोच और अवधारणाएं बनी हुई थी। और इसका एक दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजी सरकार ने कुछ ऐसे कठोर कानून और बना दिए जिसमें रॉलेट कानून सबसे प्रमुख था, और रॉलेट कानून का परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब इसका सीधा प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर आता है कि कांग्रेस और भारतीय राजनीतिक जो प्रणाली थी अभी तक अंग्रेजी सरकार की पुरजोर समर्थक बनी हुई थी, और अब कांग्रेस और गांधी जी मुख्यतः ब्रिटिश सरकार के विरोधी बन जाते हैं और सहयोग की जो रणनीति थी अब उसको असहयोग में बदल दिया जाता है। तो क्या कारण है कि गांधी जी का दृष्टिकोण, उनकी सोच अचानक से सहयोग के स्थान पर असहयोग वाली बन जाती है? तो इसी समय गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन आरंभ करने के पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया तो उस समय कांग्रेस के भीतर ही एक वर्ग गांधी जी और उनकी रणनीति को पसंद नहीं करता, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पहले ही इसकी पूर्व संध्या पर अपनी सत्याग्रह की तकनीक को इसमें विकसित किया। तो देन जनरल स्टडीज के इस क्वेश्चन पेपर 1 में यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आप उनको समझिए। तो उनका यह कहना है कि 1920 के दशक में या 30 के दशक में वो कौन सी नई चीजें, नई बातें, विचारधाराएं जोड़ी गई जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा प्रभावित हुई और इसका सामाजिक आधार बढ़ जाता है, तथा कांग्रेस का जो आंदोलन था वह अब राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की पूर्व संध्या पर भारतीयों के समक्ष राजनीतिक प्रतिरोध की एक नई सोच रखी जिसे सत्याग्रह की तकनीक कहा जाता है। सत्याग्रह की तकनीक में गांधी जी ने भारतीयों के समक्ष आत्मसंयम और अहिंसात्मक प्रतिरोध, दो तत्वों को मुख्य रूप से डिस्कस किया, और इन दोनों को समझाने के लिए गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम लागू किए पूरे देश में। और जहां गांधी जी ने भारत की यात्राएं की और भारतीय लोगों को कहना चाहिए कि राजनीतिक प्रशिक्षण, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी, संयम का अर्थ बताया गांधी जी ने, और अहिंसात्मक आंदोलन कैसे किया जाए। तो संयम और अहिंसात्मक आंदोलन ये दो ऐसे तत्व थे जो इससे पहले कांग्रेस की कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं थे। गर्मपंथियों ने जब स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया 1905 में, तो उसके माध्यम से उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, और अंग्रेजी सरकार ने जब इस पर अपना रिएक्शन दिया तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने हिंसात्मक व्यवहार किया। इट मीन्स वहां पर संयम और अहिंसात्मक ये दोनों तत्व कमजोर थे, और इन दोनों तत्वों के बिना लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण गांधी जी ने देश की जनता के समक्ष रखा, लेकिन जनता अभी गांधी जी की विचारधारा को समझ नहीं पाएगी, परिपक्व होने में समय लगेगा। फिर भी गांधी जी ने कुछ नए तत्व इस समय शामिल किए, और उनको समझाने के लिए गांधी जी ने गांव-गांव शहरों की यात्राएं की, और यहां से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हुआ।
तो आपको ये समझना है कि क्या कारण है कि कांग्रेस जो मध्य वर्गीय उच्च वर्गीय नेताओं की एक संस्था थी, जिसका जन आंदोलन बनने का कोई आधार नहीं था और जो भारत के केवल मुख्य शहरों तक ही कार्य करती थी, अब वो वहां से उतर करके और जमीन पर ग्रास रूट लेवल पर कार्य करती है। दिस वॉज ड्यू टू द महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी ने कुछ ऐसे नए तत्व रखे। और तीसरा तत्व आपको बताना है कि गांधी जी का अपना चरित्र, उनका पहनावा, खान पान, सोच, उनकी जीवन शैली, कार्य पद्धति, लोगों से मिलने जुलने का उनका जो व्यवहार था, ये भारत की जनता को बेहद पसंद आया और इसीलिए कांग्रेस अब एक जन आंदोलनकारी संस्था बन जाती है। तो 1920 के दशक से क्या कारण है कि गांधी जी की सोच में बदलाव आया, कांग्रेस की विचारधारा अचानक से शिफ्ट हो जाती है नॉन कॉपरेशन की तरफ। तो इस तरीके से आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर आपको यह समझना है कि 1920 का दशक ही भारत में कुछ नए परिवर्तनों के लिए भी जाना जाता है। उसमें क्रांतिकारी आंदोलन और भारत में साम्यवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया जाना चाहिए। इस समय भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर बना हुआ है, यानी कांग्रेस के समानांतर भारत के क्रांतिकारी भी देश की आजादी के लिए कार्य कर रहे हैं। वे अपने देश के नागरिकों के लिए अधिकारों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली के द्वारा ये संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार का जो स्वरूप है उसको काउंटर करने के लिए क्रांतिकारियों जैसी कार्यशैली होनी चाहिए, जिसमें संयम का कोई स्थान नहीं है और अहिंसात्मक राजनीति का भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए क्रांतिकारियों की कार्यशैली गांधी जी के एकदम अलग खड़ी हुई है। तो आपको ये देखना है कि इस दशक में क्रांतिकारी आंदोलन अचानक से क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कार्य कर रही है और अंग्रेजी सरकार ने जो रवैया, जो दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति अपनाया, उससे क्रांतिकारियों को लगा कि सरकार पर अब हमें दूसरे तरीके से दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भारत में अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से शासन कर रही है और शासक और शासित के बीच में जो संबंध होता है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और भारत को केवल एक उपनिवेश और कॉलोनी मान करके शासन किया जा रहा है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट हुए हमारे। एक तो कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव कैसे आया, कांग्रेस का जो आंदोलन है वो जन आंदोलन कैसे बना और गांधी जी ने कौन से नए तत्वों का इसमें समावेश किया, और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन। 1920 का दशक जैसे ही समाप्त होता है, उसके बाद फिर से नई सोच, नई विचारधारा एंटर करती हैं। साम्यवादी आंदोलन वाले एंगल को आप कैसे इस समय देखेंगे? साम्यवादी आंदोलन का आरंभ भारत के बाहर हुआ। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय या जिनको नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य कहा जाता है, 1920 में भारत के बाहर ताशकंद में भारत की साम्यवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की और 1920 के बाद फिर 1924-25 से साम्यवादी पार्टी को भारत में स्थापित किया गया विभिन्न लीडर्स के माध्यम से। तो साम्यवादी जो एंगल है वह कांग्रेस की विचारधारा को, राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित करता है। साम्यवादी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, यानी कांग्रेस ने इस समय अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए किसानों के संगठन बनाए जो आगे जाकर के अखिल भारतीय किसान सभाओं के अधीन कार्य करते हैं, और फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले मजदूरों श्रमिकों के संगठन बनाए, जिनको आगे जाकर के एटक 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय श्रमिक संगठन 1920 में बना, जिसमें लाला पतराय और विभिन्न कांग्रेस के लीडर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो साम्यवादी पार्टी क्या करती है, किसान और मजदूरों के संगठनों पर अपना प्रतिनिधित्व और अपना प्रभुत्व बढ़ाती है तीव्र गति से, यानी कांग्रेस के जनाधार को कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि साम्यवादियों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है वह उच्च वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों तक सीमित है। उसमें समाज के सबसे निचले तबके में काम करने वाले श्रमिक
और किसान शामिल नहीं है तो श्रमिक और किसानों के बिना कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज पूरा नहीं हो सकता। इसलिए साम्यवादियों ने इन श्रमिकों को कांग्रेस से दूर करने का प्रयास किया। और हम आगे जाकर के देखते हैं कि किस प्रकार से साम्यवादी पार्टी ने इन मजदूरों को कांग्रेस से अलग किया और मजदूर संगठनों पर अधिकार को लेकर के कांग्रेस और साम्यवादी पार्टी में जबरदस्त एक प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है। और साम्यवादी पार्टी का दृष्टिकोण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को पूंजीवादियों की सरकार माना गया और निश्चित रूप से पूंजीवादी विचारधारा के वो प्रतीक थे। और साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादियों के खिलाफ काम करती है, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा में पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता दी जाती है और वे श्रमिकों का शोषण करते हैं और अपने आर्थिक मुनाफे को बढ़ाते हैं। जहां साम्यवादी शासन में शक्ति श्रमिक वर्ग के पास होनी चाहिए, सत्ता उनके पास होनी चाहिए और जिसमें पूंजीपतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो दोनों में विचारधारात्मक संघर्ष है। तो देन आप साम्यवादी वाले एंगल को भी पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि 1920 के जस्ट बाद भारत में इस सिस्टम की एंट्री इस समय हो जाती है। तो कांग्रेस को इसमें हमें कम से कम कंट्रीब्यूशन देना होगा कि कांग्रेस ने ही किसानों के और मजदूरों के संगठन बनाए, लेकिन बाद में रूस के इशारे पर बाहर के जो साम्यवादी इंडिया में एंटर करते हैं और इस तरीके से इसमें एक ट्रायंगल बन जाता है। साम्यवादी, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, तीनों में किस तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है। ब्रिटिश सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत में साम्यवादी आंदोलन मजबूत हो, क्योंकि साम्यवादी आंदोलन फिर ब्रिटिश शासन को कमजोर करेगा। राइट। एक चौथा एंगल आपको देना, मुस्लिम लीग की स्थापना। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो शुरुआत में मुस्लिम लीग की स्थापना राजनीतिक पार्टी के रूप में हुई है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। उसका मूल उद्देश्य यही था कि भारत के मुसलमानों को किस तरीके से अंग्रेजी शासन में अधिकतर सुविधाएं मिलनी चाहिए और अलग स्थिति भारत के मुसलमानों को दी जानी चाहिए। और मुस्लिम लीग ने फिर कांग्रेस से दूरी मेंटेन की अंग्रेजी सरकार के इशारे पर। लेकिन आगे जाकर के हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो सांप्रदायिक बन जाता है। यानी यही मुस्लिम लीग फिर आगे जाकर के राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सांप्रदायिक राजनीति करती है और अपने लिए एक अलग भूभाग यानी अलग देश की मांग करती है। तो देन मुस्लिम लीग की पूरी विचारधारा को, कार्यप्रणाली को आपको कई संदर्भों में देखना है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन की धार को कैसे कमजोर करने का प्रयास किया। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को डाइवर्ट करने में कई बार मुस्लिम लीग का रोल रहा और इस मुस्लिम लीग ने आगे जाकर ब्रिटिश शासन पर किस तरीके से दबाव बनाया कि ब्रिटिश शासन ने भी मुस्लिम लीग के दबाव में आकर के भारत में बांटो और राज करो की राजनीति को आरंभ किया, डिवाइड एंड रूल। और इस तरीके से कांग्रेस और लीग दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन को पोस्टपोन करने में भूमिका निभाई और भारत की आजादी के क्वेश्चन को डिले किया गया जानबूझ करके। तो मुस्लिम लीग की भूमिका को इस संदर्भ में आपको पढ़ने का प्रयास करना है। फिर आपको यह देखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव रहा। प्रथम विश्व युद्ध में जहां कांग्रेस ने पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, लेकिन वो सशर्त था कि हम आपको साथ दे रहे हैं, आपको बदले में हमको ये देना है। इस समय भी ब्रिटिश सरकार का जो साथ देने का फैसला है वो कंडीशनल किया गया है, लेकिन अंतर यह था कि पहले ऐसी कोई लिखित शर्त नहीं ली गई, केवल आश्वासन था कि हाँ अंग्रेजी सरकार हमारी मांगों को मान लेगी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी ने और कांग्रेस ने इस गलती को रिपीट नहीं किया और इस बार अंग्रेजी सरकार के सामने पहले ही शर्तों को लिख दिया गया कि आप प्रॉमिस कीजिए कि इस युद्ध के बाद भारत को आज़ादी दे देंगे। अगर आप लिखित में या फिर घोषणा कर देते हैं तब कांग्रेस आपको दूसरे विश्व युद्ध में समर्थन देगी। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ऐसा कोई कॉन्क्रीट, कोई ठोस आश्वासन ना तो मौखिक रूप से और ना ही लिखित रूप से कांग्रेस को दिया। इसलिए कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं किया। इसके बदले में कांग्रेस के भीतर कई विचारधाराएं बन जाती हैं कि हमें दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सशर्त होना चाहिए या फिर बिना शर्तों के होना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण आप को पढ़ करके जाना है कि कांग्रेस की विचारधारा में अचानक से 20 साल के बाद ये बदलाव किस तरीके से आता है और फिर इसका प्रभाव क्या रहा। जबरदस्त प्रभाव रहा, क्योंकि गांधी जी का विरोध करते हैं कई राजनेता, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और राजगोपालाचारी
प्रमुख रूप से माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस को ही छोड़ दिया, या यह कहना चाहिए कि कांग्रेस से उन्होंने दूरी बना ली, और जब राजगोपालाचारी भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। और गांधी जी पर लगातार दबाव था कि हमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस समय कोई बड़ा आंदोलन आरंभ करना चाहिए, लेकिन गांधी जी इस समय असमंजस की स्थिति में है। भले ही हम इस दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी मन से चाहते थे कि इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार की जीत होनी चाहिए। हिटलर जो इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा हुआ था, जर्मनी का तानाशाह, उसको किसी भी कीमत पर इस युद्ध को नहीं जीतना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से हम युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन अगर युद्ध हुआ ही भारत के ना चाहते हुए भी, तब भी अप्रत्यक्ष रूप से हम ब्रिटेन के साथ खड़े हुए थे, ये बात हमको स्वीकार करनी होगी। और गांधी जी ने जानबूझ करके बड़ा आंदोलन बहुत देर से शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, लगभग 3 साल के बाद। ये पहले शुरू होना चाहिए था, और अगर ये आंदोलन पहले शुरू हो जाता तो हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के साथ वो वैचारिक मतभेद ना बढ़ते और कांग्रेस में एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच उस समय उभर करके आती, और शायद भारत की परिस्थितियां बदल गई होती। तो ये सभी एंगल्स आपको पढ़ने हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से किस प्रकार से प्रभावित होती है, कांग्रेस के भीतर लगातार विरोध करने वाली विचारधाराएं किस तरीके से पैदा होती हैं और फिर से एक मंच पर ये आ जाती हैं, और कांग्रेस के अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो साम्यवादियों का फैक्टर हो, या क्रांतिकारी आंदोलनकारी हो भारत में, या फिर मुस्लिम लीग का एंगल हो। ठीक है, तो इस वाले पूरे घटनाक्रम को अगर आप इस संदर्भ में पढ़ते हैं तो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे इनको टैकल करना है, कौन सी चीजों को जोड़ना है, कौन सा पार्ट इसमें छोड़ना है। धन्यवाद।